हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर सी टेट, यूपी टेट या कोई भी टेट हो उसमें इंपॉर्टेंट होता है और बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं, साथ ही इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी साथ में समझते रहेंगे। तो चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो द कंडीशनिंग मैट्रिक्स क्या है वो आप लोग समझ ही चुके हैं। इसको देखने से पहले आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा जरूरी है, तो सब आप इस कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझ लीजिए। मेरी वीडियो देखने का मन हो तो आप देख सकते हैं, और देखने के बाद अगर क्वेश्चंस को करेंगे तो इट विल बी इजी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इवान पावलोव के मूल प्रयोग में अनुबंधित उद्दीपक यूसीएस के रूप में किसने कार्य किया? तो इन इवान पावलोव्स ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट व्हाट एक्टेड एज द अनकंडीशनड स्टिमुलस यूसीएस। तो हमने क्या देखा था कि नेचुरल अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था? मीट का जो पाउडर दिया गया वो नेचुरल कॉज था, जिसकी वजह से उसके कुत्ते के मुंह में लार बनना शुरू हुआ। तो ये क्या था? अनकंडीशंस स्टिमुलस, मतलब नेचुरल काज हुआ। ठीक है, तो आंसर विल बी बी। अब यहाँ पे दिया भी है कि यूसीएस बिना किसी अधिगम के स्वाभाविक रूप से अनुक्रिया उत्पन्न करता है। मांस के पाउडर ने स्वाभाविक रूप से कुत्ते की लार को उत्तेजित किया। Next question, what after repeated pairings, natural stimulus the bell transform into the, जब बार बार रिपीट किया गया खाने और बेल को ट्रांसफॉर्म किया गया, तो ये क्या हो गया? ये जो अनकंडीशन स्टिमुलस था ये कंडीशन स्टिमुलस में बदल गया, क्योंकि एक कुत्ते ने एसोसिएट करना सीख लिया कि जब घंटी बजती है तो खाना मिलता है। तो ये इस तरह से क्या, जो अनकंडीशन यूसीएस था वो सीएस में बदल गया, मतलब कंडीशन स्टिमुलस में बदल गया। वंस द नेचुरल स्टिमुलस इज एसोसिएटेड विद फूड एंड ट्रिगर्स सैलिवेशन ऑन इट ऑन, इट बिकम्स द कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a child is bitten by a prey dog and develop a fear of dog. Later, the child shows fear when seeing a cat, a rabbit. Which sociological principle does this illustrate? तो एक बच्चे को एक आवारा कुत्ता काट लेता है और उसे कुत्ते से डर लगने लगता है। बाद में बच्चा खरगोश, बिल्ली सबको देख कर डर डर दिखाता है। यह किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये हमने जो पावलोव थ्योरी में वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया कि तीन उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसमें पहला प्रिंसिपल था स्टिमुलस जनरलाइजेशन। मतलब बच्चा जब डर गया, उसको कुत्ते ने काट लिया, तो हर कैट, बिल्ली, डॉग, खरगोश सबको क्या हो, डॉग डॉग समझने लगा। मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि डॉग अलग होता है, बिल्ली अलग होती है, खरगोश अलग होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस जनरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जनरलाइजेशन अकर्स व्हेन कंडीशंस रिस्पांस is triggered by a stimulus that is similar to the original conditions स्टिमुलस। मतलब जब कई सारी चीजें सिमिलर चीजें होती हैं और उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे को कुत्ता काट लेता तो उसके मन में फोबिया हो जाता है, तो वो हर कुत्ता, बिल्ली, डॉग, खरगोश सबको क्या हो, डॉग ही समझने लगता है और फोबिया उसके मन में हो जाता है। तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, हर चीज को जनरलाइज कर रहा है। तो यही आंसर विल बी स्टिमुलस जनरलाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र अपना बैग तभी पैक करना सीखता है जब स्कूल की अंतिम घंटी बजती है, लेकिन मध्यावकाश के बीच बजने वाली वैसी घटना को अनदेखा कर देता है। इस क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका मतलब बच्चे ने डिफरेंशिएट करना सीख लिया है कि मध्यावकाश मतलब लंच ब्रेक में भी घंटी बजती है, तो घंटी बजती मतलब लंच ब्रेक है, तो वो बच्चा समझ जाता है। लेकिन जब तो ये लंच ब्रेक है और लास्ट में जब घंटी बजती है तो वो समझ जाता है कि अंतिम घंटी बजी, अब उसको अपना बैग पैक करना है। तो ये क्या होता है कि अब बच्चे ने
जो फाइनली चीजों को डिफ्रेंशिएट कर, मध्यावकाश की घंटी और फाइनल घंटी जो बजती है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना सीख लिया है। इसको हम बोलते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के प्रयोग में यदि मांस का पाउडर प्रस्तुत किए बिना घंटी बार बार बजाई जाती है तो अंततः कुत्ता लार टपकना बंद कर दे। इस प्रक्रिया को कहा क्या कहा जाए? इस प्रक्रिया को एक्सटिंक्शन बोलते हैं। जब बार बार कोई चीज रिपीट की जाती है तो क्या होता है, जब खाना, इस प्रयोग में बताया गया कि जब घंटी प्लस खाना दिया गया तो लार बनने लगा, लेकिन बार 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 फोर्थ स्टेप में क्या हुआ कि घंटी तो बजाई गई लेकिन खाना नहीं दिया गया, और ये प्रक्रिया बार बार रिपीट की गई, तो फाइनली जो लार बनना बंद हो गया। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको एक्सटेंशन प्रोसेस बोलते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण के आराम की अवधि के बाद पहले से विलुप्त अनुबंधित अनुक्रिया अचानक फिर से प्रकट हो जाती है, इसे क्या कहा जाता है? तो मैंने अपने वीडियो में आपको ये पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप इसका आंसर दीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। आई विल वेट। इसका आंसर क्या होगा, आपने सोचा? हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा, वो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में दिया है कि प्रीवियसली extinguished conditions response suddenly reappears after a rest period without any further training. This is termed as, जिसको हम बोलते हैं spontaneous recovery। तो आप अगर जब आप इस पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे और समझेंगे तो उसमें यही था कि लास्ट स्टेप में कुत्ते को खाना देना तो बंद कर दिया गया था, लेकिन घंटी बजती रही तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसका लार बनना बंद हो गया। लेकिन एक गैप शॉर्ट पीरियड का दिया गया, उसके बाद फिर से घंटी बजाई गई तो कुत्ते के अंदर लार बनना शुरू हो गया। तो इसको क्या हम बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्राथमिक शिक्षिका ताली 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 की एक विशिष्ट लय का उपयोग करती है। शोर मचाने वाले छात्र तुरंत बात करना बंद कर देते हैं और होठों पर उंगली रख लेते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन में शिक्षिका की जो ताली है वो कौन सा, मतलब रिस्पॉन्स, ये शिक्षिका ये जो करती है वो किस लिए कर रही है और उसका क्या इम्पैक्ट आता है? इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। प्राइमरी टीचर uses a specific clap 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 rhythm. The noisy student immediately stop talking and place finger on their lips. In the classical conditioning, the teacher's clap is the, इसको हम बोलते हैं conditions stimulus। मतलब क्या है, ताली मूल रूप से एक क्या है, एक नेचुरल स्टिमुलस है थ्रू कंसिस्टेंट पेयरिंग विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ क्वाइट एंड अवॉइडेंस स्कोल्डिंग। और इस ताली को क्यों टीचर यूज कर रही है कि ये मतलब एक कंडीशंस, ये क्या है, एक नेचुरल न्यूट्रल स्टिमुलस है, और इसका प्रयोग शिक्षिका इसलिए कर रही है कि बच्चे जो हैं शांत हो जाएं, कीप क्वाइट हो जाएं, और वो डांट को अवॉइड करना चाहती है, इसलिए वो ताली ताली ऐसे उसको चीज को क्लैप क्लैप करके एक बच्चों में स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस देती हैं, और उसका रिस्पांस क्या होता है, कंडीशंस स्टिमुलस। तो फाइनली इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशंस स्टिमुलस बोलते हैं। जो कि क्या होता है, ताली मूल रूप से एक तटस्थ उद्दीपक है, शांति की उम्मीद और डांट से बचने के साथ लगातार जुड़ने के माध्यम से यह एक क्या है, कंडीशंस उद्दीपक बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन बी वॉटसन के लिटिल अल्बर्ट प्रयोग ने प्रदर्शित किया कि भय जैसी मानवीय भावनाओं को अनुबंधित किया जा सकता है। यदि कोई छात्र पिछली असफलताओं का परीक्षा हॉल में प्रवेश करते ही गंभीर चिंता विकसित कर लेता है तो परीक्षा हॉल कार्य करता है, किस चीज का कार्य करता है? इस तरह से परीक्षा हॉल कंडीशंस स्टिमुलस का काम कर रहा है। पर्यावरण हॉल, ये परीक्षा हॉल जो है विफलता के आघात से जुड़ गया है। मतलब कहीं ना कहीं जब आप चीजों को एसोसिएट करना सीख जाते हैं तो कहीं वो क्या होता है,
वो भय क्रिएट करने लगता है। तो इसीलिए परीक्षा हॉल को एक सफलता के साथ ही एक बच्चे ने एसोसिएट कर लिया, इसीलिए वो जब उसमें घुसा तो उसको स्ट्रेस फील होने लगा, जो उसे एक अनुबंधित उद्दीपक में बदल देता है, जो चीज चिंता पैदा करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशंस्ड स्टिमुलस बोलते हैं। कि बच्चे के मन में जो ये परीक्षा हॉल है और इसकी जो पिछली असफलता है वो उसको एसोसिएट कर लिया है, इसलिए बच्चे को एंजाइटी हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं कंडीशंस्ड स्टिमुलस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन से अलग करता है? तो देखिए इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग फ्रॉम स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग? तो देखिए आंसर विल बी सी, क्योंकि पावलोव पेयर्स टू स्टिमुली और स्किनर पेयर्स ए बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो पावलोव के थ्योरी में हम क्या है, हम स्टिमुलस और रिस्पांस के बारे में बात कर रहे हैं, और स्किनर ने क्या है यूज किया है, आगे आने वाली थ्योरी में आप पढ़ेंगे, बिहेवियर और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको आपस में जोड़ के बताया कि किसी का बिहेवियर बढ़ता है अगर उससे अच्छा रिस्पांस मिलता है, और उसका बिहेवियर डाउन होगा अगर उसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम कहता है कि संतोषजनक परिणामों वाले व्यवहार दोहराए जाते हैं। पावलोव का सिद्धांत मौलिक रूप से इससे कैसे भिन्न है? तो इसका आंसर विल बी ए, पावलोव थ्योरी डज नॉट इन्वॉल्व रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू सेव बिहेवियर। कि हम जब थॉर्नडाइक का थ्योरी पढ़ेंगे उसमें हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे, और उन्होंने बताया है कि जो बिहेवियर है उसको सेव करने में रिवॉर्ड और पनिशमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आंसर विल बी ए। शास्त्रीय अनुबंधन के सबसे प्रभावी होने के लिए आदर्श रूप से तटस्थ उद्दीपक घंटी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो आंसर विल बी क्या होगा? आंसर विल बी सी, इमीडिएटली बिफोर द अनकंडीशन स्टिमुलस। और इससे क्या होता है कि देखिए फर्क क्या पड़ता है, द लॉ ऑफ contiguity state that learning occurs best when CS is prepared half a second before the UCS, allowing the subject to predict the UCS। समीपता का नियम बताता है कि अधिगम तब सबसे ज्यादा प्रभावी होता है जब कंडीशनिंग स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस से आधा सेकेंड पहले प्रस्तुत किया जाता है, जिससे विषय जो इस यूसीएस की भविष्यवाणी कर पाता है। तो फाइनली आप इसको और जब अच्छे से जब पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे तो उसके आंसर्स दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुत्ते की घंटी बजने पर लार टपकने के लिए अनुबंधित किया जाता है। बाद में एक चमकती रोशनी की घंटी के साथ बिना भोजन से जोड़ा जाता है। अंततः कुत्ता केवल रोशनी देकर लार टपकाता है। यह क्या दर्शाता है? ये हायर ऑर्डर कंडीशनिंग बताता है। ठीक है, तो हायर ऑर्डर मतलब ये और सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग अकर्स व्हेन ए न्यू न्यूट्रल स्टिमुलस इज पेयर्ड विद ए प्रीवियस एस्टेब्लिश्ड कंडीशन स्टिमुलस। जो प्रीवियस कंडीशन स्टिमुलस के साथ जब एक नया स्टिमुलस न्यूट्रल स्टिमुलस ऐड कर दिया है तो इसको हम हायर ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र में गणित के प्रति गहरी नापसंदगी विकसित हो जाती है क्योंकि उसका पिछला गणित शिक्षक बहुत कठोर और मौखिक रूप से अपमानजनक था। गणित का विषय अब क्या बन गया है? एक की तरह से क्या हो गया है कि कंडीशंस स्टिमुलस बन गया है। मतलब उसका जो एक्सपीरियंस है कि जो टीचर अच्छे नहीं थे उन और उसके साथ अपमानजनक थोड़ा सा उनके भी जो संबंध थे, तो उसको उसने क्या है एसोसिएट करना सीख लिया है। तो लर्न करी हुई जो चीजें रिस्पॉन्स होती हैं या स्टिमुलस से चीजें जो जुड़ी होती हैं, तो वो क्या होती हैं, कंडीशंस स्टिमुलस बन जाती हैं, क्योंकि अब उसके अंदर गहरी नापसंदगी अगर विकसित हुई है तो क्या है पिछली जो एक्सपीरियंस है उसको एसोसिएट करके बनी है। तो फाइनली जो लर्न चीजें होती हैं वो क्या हो बन जाती है, कंडीशंस स्टिमुलस बना, जिसको फिर उस कंडीशन स्टिमुलस के बाद फाइनली जो रिस्पांस क्या हमें मिल रहा है कि बच्चे के अंदर बच्चा अब गणित को डिसलाइक करने लगा है। तो ये क्या है, कंडीशंस रिस्पांस है। सीएस क्या है, नापसंदगी है,
जो को बच्चे में डेवलप हो गई है। और अब क्या है, वो उस जो पिछला एक्सपीरियंस है उसको उसने कंडीशंस कर ली है, तो कंडीशंस स्टिमुलस बन गया है, ठीक है। तो दिस इज द aversive condition, the neutral subject neutral math was paired with the uses harsh teacher abuse, making math acs that trigger the CR। तो इस तरह से क्या है, जब पिछले आप एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते तो आप चीजों को एसोसिएट करना सीख लेते हैं, और जो बाद में वो चीजें क्या होती हैं, वो ट्रिगर करती हैं। तो इसलिए आपका जो कंडीशंस रिस्पांस होगा वही फाइनली, ये यहाँ पे आंसर विल बी सी। 14 नंबर, एक बच्चा जिसका स्कूल एक व्यस्त रेलवे लाइन के बगल में है अंततः ट्रेन की आवाज पर ध्यान देना बंद कर देता है। एक निरंतर हानि रहित उद्दीपक को अनदेखा करने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, न कि अनुबंधन। तो इसको क्या बोलते हैं, हैबिचुएशन बोलते हैं, ठीक है। आदत पड़ना, मतलब आपको साथ बार बार चीजें होती है तो आप उस चीज के हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, आदत पड़ना, बार बार प्रस्तुत करने के बाद किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में कमी है। अनुबंधन के विपरीत इसमें एक उद्दीपक को अनदेखा करना सीखना शामिल है, न कि उद्दीपकों को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को अधिगम, अरे रुक जाइए भाई, पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों को अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक आनंददायक और शारीरिक रूप से सुरक्षित कक्षा का माहौल बनाना चाहिए। कारण आर, और देखिए रीजन, ये तो असर्शन था, रीजन क्या था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बताते हैं कि सकारात्मक भावनाओं के साथ स्कूल के माहौल को जोड़ने से सीखने की उत्सुकता की एक मजबूत अनुबंधित अनुक्रिया पैदा होती है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन देखते हैं कि टीचर शुड क्रिएट ए जॉयफुल एंड फिजिकली सेफ क्लासरूम इन्वायरमेंट टू प्रमोट लर्निंग, ठीक है, ये तो सही है। क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल सजेस्ट दैट पेयरिंग द स्कूल इन्वायरमेंट विद द पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग कंडीशंस रिस्पॉन्स ऑफ ईगरनेस टू लर्न। तो देखिए दोनों क्वेश्चन, दोनों ही चीज सही है। assertion and reason are true and R is the correct explanation of है। क्योंकि जब क्या होता है कि जब हम पेयरिंग करते हैं चीजों को, से पेयरिंग द स्कूल इन्वायरमेंट विद पॉजिटिव इमोशंस, तो फिर क्या होता है कि चीजों को सीखना और बहुत ज्यादा ईगरनेस में नेचुरल हो जाता है। तो इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। अब लास्ट में हम देखेंगे कि जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण क्या होता है। तो समान उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया जो होती है जनरलाइजेशन बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, रिएक्शन ओनली टू स्पेसिफिक ओनली द स्कूल बेल, तो स्पेसिफिक चीजों पे ही रिएक्शन देना डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। एक्सटिंक्शन क्या होता है, देखिए सी आर फेट्स व्हेन सी एस इज प्रेजेंटेड विदाउट सी एस। एक्सटिंक्शन मतलब कोई चीज कंप्लीटली बिल बिल विदाउट नो फूड, तो बार बार क्या होता है, लार्वनिक प्रक्रिया बंद, एक्सटिंक्शन हो गया। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या, एक गैप के बाद फिर से बिल बजाई गई तो वो लार्वनिक प्रक्रिया कुत्ते में शुरू हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलते हैं। तो इवान पावला, बीएफ स्किनर और ईएल थॉर्नडाइक हैं, तो इनके थोड़ा सा क्लासिफिकेशन इनके में समझ लेते हैं। तो क्लासिकल, इन्होंने इवान पावला ने जो थ्योरी दी है उसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं, हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन। बीएफ स्किनर ने जो दिया है उसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं, हिंदी में क्रिया प्रसूत अनुबंधन। और ईएल थॉर्नडाइक की थ्योरी जो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं उसको कनेक्शनिज्म बोलते हैं, संबंधवाद, और उसको ट्रायल एंड एरर बोलते हैं। अब हम क्या बोलते हैं कि देखिए इवान पावलाओ में, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने जो रिएक्शंस हैं उसको भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर कोई सुझाव है। थैंक यू सो मच।